हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द क्लास। संडे को वैसे क्लास होती है, बट लास्ट संडे को क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, अगले संडे से आपकी क्लास संडे को भी ले लेते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है कि क्लास संडे को होती ही नहीं है, बट लास्ट संडे आपकी क्लास नहीं हुई थी, मतलब कल आपकी क्लास नहीं हुई थी। हमने पढ़ा था एनईपी 2020 के बारे में। हम पढ़ रहे थे जो आई थी कब, एनईपी जो हम पढ़ रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका प्रारूप तैयार हुआ था 2019 में, ये लागू हुई थी 2020 में। कब लागू हुई, ये सभी प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रारूप या जिसे हम कहते हैं मसौदा, वो तैयार हुआ कब? वो तैयार हुआ आपका 2019 में। और लागू कब हुई है? 2020 में ये पूरी तरह से लागू हुई। पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। ठीक है, चलिए। एनईपी 2020 प्रारूप कब तैयार हुआ? 2019, जिसे हम कहते हैं मसौदा। 2019 में जो ये लागू हुआ, ये था क्या? 1992 में हमने 1986 की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो 1986 की है, ठीक है, एनईपी जो 1986 की हमारी शिक्षा नीति है, इसमें हमने संशोधन किया था 1992 में। इस संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमें 2000 कब 2019 में यह जरूरत महसूस हुई कि इसमें भी कुछ चेंजेस जो है वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये चेंजेस जो हुए, वो मसौदा तैयार हुआ 2019 में, लागू हुई वो एनईपी 2020 में। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसमें क्या मेन मेन बातें की गई। वैसे हमने कल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, इंपॉर्टेंट बातें जो है वो इससे पहले की क्लास में पढ़ाया था, कुछ और भी देख लेते हैं। एनईपी 2020 के तहत प्रत्येक बच्चे को क्या होना चाहिए? प्रत्येक बच्चे को संख्यात्मक ज्ञान जो है वो जरूर होना चाहिए। ठीक है, एनईपी 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान जो है वो हर बच्चे के पास होना चाहिए, या हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए ये चीजें। ठीक है, हर बच्चे के पास होना चाहिए या हर बच्चे तक ये चीजें जो है वो पहुंचनी ही पहुंचनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर, ये ध्यान रख लीजिएगा। जो नई शिक्षा नीति आई है, एनईपी 2020 चल रही है, इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। इसमें भी हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और पड़ेगा भी। वो चुनौतियों के बारे में अगर हम बात करें, वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो यहाँ पर देख लिया, राज्यों का सहयोग जरूर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, कोई भी शिक्षा नीति हो या कोई भी नीति हो, हमें उसमें राज्यों का सहयोग जो है आवश्यक है। राज्यों का सहयोग जो है वो आवश्यक है। दूसरा हम बात करें महंगी शिक्षा। अगर हम प्रेजेंट टाइम की शिक्षा प्रणाली देखें, अगर हम प्रेजेंट टाइम की शिक्षा देखें, तो एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगी है। एक नॉर्मल इंसान जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इतनी महंगी शिक्षा हो चुकी है। ठीक है, शिक्षा का संस्कृतिकरण, मतलब शिक्षा को अपने संस्कृत से भी जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब शिक्षा ऐसी पढ़ा दो, शिक्षा ऐसी दो बच्चों को कि वो अपनी संस्कृत से बिल्कुल अलग थलग हो जाए, उन्हें संस्कृत के बारे में अपने ज्ञान ही ना रहे। ठीक है, दूसरा यहां पर देखो, फंडिंग संबंधी अपर्याप्त होना।
ठीक है। और वित्त पोषण, ये भी एक चुनौती ही है भाई, पैसा नहीं तो काहे का कोई योजना काम नहीं आएगी। वित्त पोषण। और एक मेन है मानव संसाधन का अभाव, ये भी चुनौती है। ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तब क्या, मानव संसाधन का अभाव। तो ये कुछ चीजें जो है वो आप सभी को फिलहाल पता होनी चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, आप सभी को। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ये सभी चीजें जो है वो आप सभी को पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर हम बात करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं इनको हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं लगातार एग्जाम्स में, और इससे कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति जो है, किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति गठित की गई। अब यहां पर एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से देखना, ये शायद मैंने परसों क्वेश्चन बताया था, तो उसमें एक चीज बताना, एक चीज जो है उसको करेक्ट कर लेना आप सभी। यहां पर देखो, कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। ठीक है, जी, और फटाफट से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। इसके बाद हमने जो एनईपी 2020 से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जिसका प्रारूप 2019 में तैयार हुआ था, उन क्वेश्चंस की कुछ हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम थे नई शिक्षा नीति के विकास के लिए जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता 2016 में किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, रीना रे, श्री संजय धोत्रे। श्री संजय धोत्रे कौन थे, रमेश शंकर पोखरियाल, सभी को नाम पता होगा, उस टाइम ये कौन थे, शिक्षा मंत्री थे। तो ये कौन थे, यहां पर ये बताना है, जल्दी से बताओगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहां पर ध्यान रखिएगा, स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, यानी लेट श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। कौन सी, नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति गठित की गई, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के अध्यक्ष फिर बाद में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष 2019 में जो बनी है, ये जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया, इसको ध्यान देंगे, कमिटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है, वो अंतर भी याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो, एनईपी 2020 के अनुसार, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, बताओ एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10 से 12 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है, बताओ नई शैक्षिक प्रणाली जो है वो है क्या, आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द करेंट 10+2 एजुकेशनल मॉडल इज सेट टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम। व्हाट इज द न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम, जल्दी से बताओगे। यहां पर देखो क्या बताया गया था, आप सभी को पता होगा, हमने पढ़ा था 3 से 8 साल, 8 से 11, 11 से 15, ये 11 से 14, हमने क्या पढ़ा था यहां पर, जल्दी से बताओगे। 8 से 11, 11 से हमने क्या पढ़ा था भाई, जल्दी से बेटा। 11 से हमने 14 पढ़ा था, और 14 से हमने पढ़ा था 18। ठीक है, 11 से 14 और 14 से हमने पढ़ा था 18। ये हमारी क्या है, ये हमने आयु के हिसाब से बांटा है। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 3 से 8 में हम कवर कर लेते हैं, कितने तक की, कितने तक की, 2 तक की। फिर आपका आ गया 3, 4, 5, ठीक है, फिर 6, 7, 8, ठीक है, फिर आता है आपका 9, 10, 11, 12। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा है, 5, 3 + 3 + 4। ये आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। न्यूनतम डिग्री योग्यता, इसकी थ्योरी भी करवाई गई है, आपको जल्दी से बताएंगे। By which year the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed degree। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है,
2021, 2025, 2028, 2030 कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कब तक ऐसा होगा कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो बच्चा याद रखेगा वो 2023 तक, सॉरी 2030 तक ऐसा किया जाएगा। कब तक? 2030 तक ऐसा कर दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बोला गया है कि 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री, अध्यापन के लिए सबसे न्यूनतम डिग्री मिनिमम आपके पास बीएड तो होना ही होना चाहिए, अदरवाइज टीचर बनने का सपना नहीं देख पाओगे। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? जल्दी से बताओगे। नवगठित ड्राफ्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे। Who among the following was the chairman of the newly formed drafting NEP 2020 in June 2020 आपका 2017? फटाफट से बताओ। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये तो मैंने आपको बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसका प्रारूप 2019 में तैयार हुआ, 2020 में लागू हुई, लेकिन 2020 के किस मंथ में लागू हुई कोई बच्चा बता सकता है? किस डेट में लागू हुई कोई बच्चा बता सकता है? तो जरूर बताए। वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, के जे अल्फोंस या रामशंकर कुलील, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। यहां पर अच्छे से याद रखेगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे। अच्छा, कस्तूरी रंगन के बारे में बात की जाए कि हु इज कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन कौन थे? तो याद रखेगा ये इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसरो के प्रमुख भी रहे हैं, ठीक है, इसरो के प्रमुख भी रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। कौन? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, जिसे हमने कहा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? इसके बारे में भी हमने बात की थी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और कब तक बढ़ाया जाएगा? जल्दी से बताओगे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, what is the target to increase the gross enrollment ratio in higher educational institution? 25%, 40%, 30% या 50%? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया बात है। जल्दी से बताओगे। 25%, 40%, 50%, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चा? जल्दी से बच्चा, ये कितने परसेंट रखने की बात की गई है? 50%। 50% कब तक के लिए? 2035 तक ऐसा होगा। 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितने परसेंट? 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, जोड़ा जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कितनी सीटों को लगभग जोड़ा जाएगा एनईपी 2020 के अनुसार। तो याद रखिएगा उच्च शिक्षण संस्थानों में 50% तो एनरोलमेंट बढ़ेंगे और कितनी? 3.5, 3.5 करोड़ सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा की स्थापना की मांग की गई। एनईपी 2020 डिमांड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैश बाय एमएचआरडी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए, इसकी मांग की गई। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, उच्च शिक्षा आयोग का गठन हो, हायर कमीशन एजुकेशन का, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, या उपरोक्त में से किसी का गठन ना हो। यहाँ पर किसकी बात की गई ये आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आप सभी के अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे। एनईपी 2020 में एमएचआरडी में किसकी बात की गई? जल्दी बताओ, जल्दी से फटाफट से बताओगे बेटा। एनईपी जो 2020 हमने इसमें किसकी मांग की? हमने इसमें जिसकी मांग की वो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की मांग की गई थी, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर आप सभी के अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हाट इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020?
एनईपी 2020 के अनुसार सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन क्या है? बताओ, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन जो है वो क्या होता है? यहां पर यह बात की गई है, जल्दी से बताओ। समावेशी शिक्षा, समान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या शिक्षा, किसकी बात की गई है? जल्दी से बताओगे कौन सा ऑप्शन आपका कर बच्चा यहां पर अच्छा एक बात बताओ, जब अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, अगर शिक्षा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम सामाजिक न्याय चाहते हैं, अगर हम समानता चाहते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी साधन या सबसे बड़ा साधन क्या है? उसके लिए सबसे बड़ा साधन हमारा एजुकेशन है। ठीक है, क्या है? शिक्षा है। करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरआरबी एनटीपीसी मैराथन हो चुके हैं आपके सभी, आप रिकॉर्डेड देखना चाहे तो जरूर देख सकते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन अभी के अभी हमने किया था, एजुकेशन है हमारा। ठीक है, एजुकेशन है हमारा। बच्चों की पहुंच, भागीदारी, बच्चों की पहुंच, भागीदारी और सीखने के परिणामों में अंतर को पाटना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के प्रमुख लक्ष्यों में से एक बना रहेगा। एनईपी 2020 में पहचाने गए प्रमुख अंतर क्या है? जल्दी से बताओ। सामाजिक श्रेणी के अंतर है, शारीरिक श्रेणी के, भावनात्मक श्रेणी के या धार्मिक श्रेणी के अंतर। किस प्रकार के अंतर जो है कि बच्चों की पहुंच हो, बच्चों की भागीदारी हो और बच्चों के सीखने का जो परिणाम आए उसमें अंतर ना रहे, मतलब सभी बच्चे जो है वो बराबर की पहुंच हो उनकी शिक्षा तक, बराबर की पार्टिसिपेशन हो, भागीदारी भी बराबर की हो, तथा सीखने के परिणाम भी जो है वो उन बच्चों में ज्यादा मत आए। तो उसको पाटने के लिए शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य क्या बना रहेगा? एनईपी 2020 में पहचाने गए प्रमुख अंतर क्या है? जल्दी से बताओगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, फटाफट से बताओगे जल्दी से। सबसे बड़ी बात ये देखो, भावनात्मक श्रेणी के अंतर, ये अंतर को पाटना जो है ये सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रम नहीं, भावनात्मक अंतर को नहीं, धार्मिक श्रेणी के अंतर नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है एनईपी 2020 में पहचाने का प्रमुख अंतर क्या है? तो प्रमुख अंतर बच्चा जो है वो होता है सामाजिक श्रेणी के अंतर, द सोशल कैटेगरी गैप्स। जो हमने समाज में श्रेणियां बांट रखी हैं कि भाई ये यहाँ पर नहीं बैठ सकता, वो वहां पे नहीं बैठ सकता, ये इसके साथ नहीं पढ़ सकता, वो उसके साथ नहीं पढ़ सकता, तो ये क्या है? ये सामाजिक श्रेणी के अंतर हैं। ये क्या है? सामाजिक श्रेणी के अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनईपी 2020 की सिफारिश है कि देश के जिन क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से वंचित एसईडीजी की बड़ी आबादी है उन्हें घोषित किया जाना चाहिए। बताओ, एनईपी ने 2020 की सिफारिश की है कि देश के जिन क्षेत्रों, देश के ऐसे क्षेत्र जिनमें शैक्षिक रूप से वंचित एसईडीजी की बड़ी आबादी है उन्हें क्या घोषित कर देना चाहिए? जल्दी से बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आएगा ये बताओ। एसईडीजीज शुड डिक्लेयर्ड एज, क्या डिक्लेयर कर देना चाहिए उनको? फटाफट से बताओगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र जिसे हम SCJ कहते हैं, क्या सही है? SCZ। सामाजिक भौगोलिक क्षेत्र जिसे हम SCGZ कहते हैं। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र जिसे हम SEZ कहते हैं, या विशेष शिक्षा क्षेत्र जिसे SEZ कहते हैं। तो बच्चा याद रखना, उसे हम स्पेशल एजुकेशन जोन कहते हैं, यानी विशेष शिक्षा क्षेत्र, विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाता है। SEDG की बड़ी आबादी है, ठीक है, SEDG की बड़ी आबादी जहां पर है उसे हमें क्या घोषित कर देना चाहिए? उसे स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित कर देना चाहिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर आप सभी का डी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, एनईपी 2020 में सिफारिश की गई है कि भारत सरकार सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक कोष का गठन करेगी। ठीक है, किसके? भारत सरकार सभी लड़कियों के साथ साथ जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उन्हें भी समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, इसके लिए एक कोष का निर्माण होगा और कोष का गठन करेगी। कोष का नाम क्या होगा बताओ?
ये कोष जो बनेगा इसका नाम क्या दिया जाएगा, यहां पर सोचने वाली बात ये है, पूछा जा रहा जो बात वो ये है, लिंग शिक्षा कोष, लिंग समावेश निधि, लिंग संवर्धन कोष, लिंग रोजगार कोष। यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से बताओगे कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। बच्चा यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब हम लड़कियों के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं शिक्षा को, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लड़कियों तक पहुंचा रहे हैं, ट्रांसजेंडरों के लिए भी पहुंचा रहे हैं और इनके लिए हम विशेष कोष का गठन कर रहे हैं, तो उस कोष का नाम लिंग समावेश निधि होगा, मतलब जेंडर इंक्लूजन फंड होगा। उस हम फंड को क्या नाम देंगे, जेंडर इंक्लूजन फंड नाम देंगे, ठीक है, जेंडर इंक्लूजन फंड इसको नाम दिया जाएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 का पूर्ण रूप क्या है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर को। राइट ऑफ प्रोफेशनल विद डिसेबिलिटीज, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, सब में सेम है। एक्ट की बात की गई है, सब में तो सेम लिख रखा है, यहां पर अलग क्या देख रखा है वो भी देख लो भाई, और हमारे टाइपराइटर जी तो एक लेवल प्रो हैंगी। राइट्स ऑफ प्रोफेशनल्स विद डिसेबिलिटीज, ये तो सही है 2016। राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज 2016, ये भी सही है। बाकी ये तीनों इक्वल लिख रखे हैं, तीनों समान लिख रखे हैं। आप ऊपर और पहले और दूसरे वाले में से बता दो बस, जल्दी से बताओ। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। यहां पर डिसेबिलिटीज नहीं होना चाहिए तो कुछ और लिखा था, पर कोई बात नहीं, आप इतना समझ सकते हैं। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीडब्ल्यूडी, तो आरपीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म होती है राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्चुअली मैंने जो टाइप करने को दिया था वहां पे इसमें गलतियां दे रखी थी, ठीक है, एक में डिसफॉर्मेलिटीज दे रखा था, एक में लायबिलिटी ले रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना चेक कर लेना। CWSN का अर्थ क्या होता है, CWSN का आपसे अर्थ पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CWSN, यानी कि फुल फॉर्म क्या है CWSN की, ये बताओ। फुल फॉर्म क्या है CWSN की, ये बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहां पर CWSN की फुल फॉर्म जो है वो क्या होगा, फटाफट से बताओ, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। धर्मनिरपेक्ष जरूरतों वाले बच्चे, बेटा धर्मनिरपेक्ष जरूरतों वाले बच्चे, बच्चों के लिए हम धर्मनिरपेक्ष की बातें नहीं करते। सामाजिक आवश्यकताओं वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या एकल आवश्यकता वाले बच्चे। बच्चा जो CWSN स्टैंड होता है एजुकेशन सिस्टम में, जो हम CWSN बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसको ध्यान भी देंगे, इसको सभी ध्यान देंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। NEP 2020 में उल्लिखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का एक और सुझाया गया नाम क्या है। स्पेशल नीड एजुकेशन जो है ना, विद स्पेशल नीड वाले जो चिल्ड्रंस हैं, इनको एक और नाम सुझाया गया है, वो क्या है बताओ। NEP 2020 में ये नया नाम इनको दिया गया है कि इनको ये भी कह सकते हैं, बताओ। व्हाट इज द अनदर सजेस्टेड नेम फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन NEP 2020, दिव्यांग चाइल्ड, डिसेबल चाइल्ड, डिफॉर्म्ड चाइल्ड या डिस्टिंग्विश्ड चाइल्ड। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से फटाफट बताओगे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से देखिए और बताइए। जल्दी से देखो, व्हाट इज द अनदर सजेस्टेड नेम फॉर चिल्ड्रन, तो उन बच्चों को हम क्या कह सकते हैं, दिव्यांग बालक भी कह सकते हैं। उन बच्चों के लिए एक नया नाम सजेस्ट किया गया है NEP 2020 में, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर देखो दिव्यांग बालक, ठीक है, क्या कहते हैं हम, दिव्यांग चाइल्ड कहते हैं ऐसे बच्चों को, यह ध्यान रखिएगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो बच्चा पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
एनईपी 2020 के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान को नए कार्यक्रम के रूप में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम का नाम क्या है बताओ। सर्व शिक्षा अभियान जो चला था, कोई बच्चा बता सकता है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है ये शुरू कब हुआ था? कोई बच्चा बता सकता है तो जरूर बताए। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई बेटा? 2001 में हुई सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वो 2001 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। जरा सा प्रश्न है, इसको भी गलत बोल देते हो, जैसे ही कुछ अलग पूछ लो तो आफत आती है तुरंत। सर्व शिक्षा अभियान का नया नाम क्या रखा गया है 2020 के अनुसार? जल्दी से बताओ, सर्व शिक्षा अभियान का नया नाम क्या रखा गया है? यहां पर आपको ये बताना है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? सर्व शिक्षा अभियान ही रहा था? नहीं, अगर यही रहना था तो बदला क्यों जाता? समग्र शिक्षा योजना, समग्र शिक्षा स्कूल या समग्र स्कूल योजना? समग्र शिक्षा योजना, ठीक है। जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था इसका नया नाम बदलकर समग्र शिक्षा योजना रख दिया। और समग्र शिक्षा योजना जो है, अगर पूछा जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी तो इसकी शुरुआत 2001 में ही हो गई थी, ठीक है। 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई इसमें इसका बस नाम बदलने की बात की गई है, ठीक है। कार्यक्रम का नया नाम देने की बात की गई है और इसमें कुछ नहीं बदला है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहां पर अगर हम बात करें एनईपी 2020 लागू कब हुई, कोई बच्चा बता सकता है? एनईपी 2020 की अगर हम बात करें तो एनईपी 2020 लागू कब हुई? एग्जैक्ट डेट की मैंने बात की थी तो याद रखिएगा 29 जुलाई। 29 जुलाई को कुछ हम मनाते भी हैं, ठीक है। 29 जुलाई 2020 को ये लागू हुई, ठीक है। और ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो मुझे जो याद आता जाएगा वो बताती जाऊंगी। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है ये, ठीक है। पहली शिक्षा नीति है ये 21वीं सदी की, ठीक है जी। तो ये प्रश्न भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए ये 2020 में जो हमने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन किया है उसे ही कहा गया है। 2020 में हमने किस चीजों पर बढ़ावा दिया है अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले जिन चीजों पर हमने बढ़ावा दिया है एनईपी 2020 में, बढ़ावा हमने किस चीज को दिया है? तो बढ़ावा दिया है हमने बहुभाषावाद को, ठीक है, मल्टीलिंग्विज्म को, बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया है। दूसरा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा डिजिटल लर्निंग पर हमने जोर दिया है, ठीक है, डिजिटल लर्निंग पर हमने जोर दिया है। तीसरी हम बात करें तो सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने पर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने पर हमने जोर दिया है, जिसे हमने बोला भी है 2035 तक हम 50% नामांकन हायर एजुकेशन में बढ़ा देंगे और साथ ही साथ 3.5 करोड़ सीटें भी बढ़ाई जाएंगी, इस पर भी हमने बात की है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो अनुसंधान पर, रिसर्च पर जोर दिया गया है, अनुसंधान पर जोर दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर एनईपी 2020 में पुश किया गया है, फोर्स किया गया है कि भाई ये चीजें जो हैं ये बढ़िया तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है। इनके बारे में कुछ बातें की गई हैं, उनको सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूडीआईएस यूडीआईएसई 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयों में 30 से कम छात्र हैं? अकॉर्डिंग टू यूडाइस 2016-17 data, what percentage of public primary schools in India have less than 30 student? मतलब कि विद्यालयों में 30 से कम छात्र हैं, प्राथमिक विद्यालयों में। ये कब की बात की गई है बताओ? जल्दी से बताओ कब की बात की गई है?
फटाफट से। एटीन परसेंट, 28%, 38%, या हम बात करेंगे 48% की, कितने परसेंट की बात की गई है। तो बच्चा याद रखिएगा, हम जब बात करना है परसेंटेज की तो 18% की बात की गई है। क्या बताओ, 18% की बात की गई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये 18% की बात की गई है। ठीक है, मतलब 18% भारत में ऐसे स्कूल थे 2016-17 का जब हमने डाटा निकाला जिनमें बच्चों की संख्या 30 से कम थी, जिनमें बच्चों की संख्या 30 से कम थी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा फ्रेमवर्क 2021 का प्रस्तावित नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक, व्हाट इज द प्रपोज्ड नेम ऑफ नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021? बताओ, नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021 का प्रस्तावित नाम क्या है? क्या नाम दिया गया है इसका? बताओ कौन सा नाम दिया गया है इसको? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई 2021, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफटीआई 2021, कौन सा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट? या शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक या व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी पीएसएसबी। यहाँ पर देख लो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हम एनसीटी 2021 कहते हैं। अगर हमें इसका नाम परिवर्तित नहीं करना था तो हम क्यों परिवर्तित करते? अगर यही नाम रखना था, परिवर्तित हुआ है तो इसका मतलब ये तो रहेगा नहीं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हम एनसीएफटीई 2021 कहेंगे। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एनपीएसटी 2021, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी पीएसएसबी 2021। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? बी वाला ऑप्शन। हमने एनसीटी जो एनटीईएफ था, एनटीईएफ 2021 का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटीई 2021 कर दिया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, भारत में पहली बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई है। ये भी आपको टॉपिक ऑलरेडी कवर कराया हुआ है, तो इसके क्वेश्चंस जो है वो हम कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, when was the national curriculum framework prepared for the first time in India? पहली बार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब गठित हुआ? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम जो फ्रेमवर्क है वो कब गठित हुआ, यहाँ पर आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे सभी, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है? यहाँ पर फटाफट से सभी के सभी बताएंगे। बच्चे याद रखना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये तो हमने कराया हुआ है 1968 में। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या होनी चाहिए इसके बारे में हमने 1968 में बात की थी। कब बात की थी? 1968 में बात की थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हमारी शिक्षा में मील का पत्थर साबित हुआ था उस टाइम। ये हमारी शिक्षा में मील का पत्थर साबित हुआ था उस टाइम, ये ध्यान रखिएगा। बच्चों के लिए शारीरिक परेशानी का सामान्य स्रोत है। बच्चे के लिए शारीरिक जो परेशानी होती है उसका सामान्य स्रोत क्या है? स्कूल का रास्ता लंबा है, शारीरिक दंड, भारी स्कूल बैग। तो ये सभी बच्चों के लिए क्या है? ये सभी बच्चों के लिए दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए दिक्कत ही दिक्कत है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक एक शिक्षक है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, अ टीचर इज अ टीचर, ओनर, लीडर, फैसिलिटेटर या ऑल ऑफ द अबव। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को क्या माना गया है, ये बताना है। बताओ, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक एक शिक्षक है। यहां पर शिक्षक को क्या माना गया है, ये बताना है आपको। मालिक, नेता, सुविधा, उपरोक्त सभी। तो बच्चे, सुविधा, फैसिलिटेटर। ठीक है, शिक्षक बच्चे के लिए क्या है? एक सुविधा है, फैसिलिटेटर है। ठीक है, जो बच्चे की हर समस्या का क्या करे? पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का समाधान करके देता है। ठीक है, तो उसके लिए फैसिलिटेटर है, यहां पर ध्यान रखिएगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार शिक्षक ज्ञान का सह निर्माता है? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हैं। और कई बार आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जहां पर आपसे कहा जाए कि भाई आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं तो पूरा कर रहे हैं या आंशिक रूप से कर रहे हैं। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनसे आप एग्री नहीं करने वाले हैं, और कुछ से आप एग्री करने वाले हैं, और कुछ से आप पूरी तरह। जैसे ये स्टेटमेंट दे रखा है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम टीचर इज अ को कंस्ट्रक्टर ऑफ अ नॉलेज। तो ये डेफिनेटली आपका बिल्कुल एग्री है, तो आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे इससे।
निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज इस कथन की अनुशंसा करता है कि शिक्षक को यह पहचानने और महत्व देने के लिए सशक्त होना चाहिए कि बच्चे अपने घर, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से क्या सीखता है और बच्चों के खोज करने के अवसर प्रदान करो, ऐसा करना चाहिए टीचर को। Which of the following document recommends this statement? Teachers should be empowered to recognize and value what children learn from their home, social and cultural environment provide. यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी से फटाफट बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बच्चा ये हम पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है, एनसीएफ 2005 में ऐसा बोला गया है, किसमें, एनसीएफ 2005 में बोला गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। कई अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषी प्रवीणता स्तर को बढ़ाती है। द्विभाषी बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी है वो किसका लेवल इंक्रीज करती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, सोशल टॉलरेंस का, डाइवर्जेंट थिंकिंग का, या उपरोक्त सभी का, किसका लेवल जो है इंक्रीज करती है, यहां पर आपको ये बताना है। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से बताएं। तो बच्चा ये सबका लेवल बढ़ाएगी, संज्ञानात्मक विकास का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, सोशल टॉलरेंस का, डाइवर्जेंट थिंकिंग का, तो ये ऑल ऑफ द अबव सभी का लेवल बढ़ाती है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका डी वाला ऑप्शन है बच्चा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, बताओ। अंग्रेजी पढ़ाना मतलब बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, इंग्लिश ओनली, नन ऑफ द। एनसीएफ 2005 में इंग्लिश पढ़ाने का एम जो है वो क्या है, जल्दी से बताएं। देखो इसमें यह नहीं माना गया है कि हम सिर्फ क्या करें, हम सिर्फ अंग्रेजी पर ही जोड़ दें कि अंग्रेजी ही शिक्षा का एक माध्यम हो सकता है, इसके अलावा शिक्षा का कोई माध्यम नहीं। हम इंग्लिश इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चा जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म बने, मल्टीलिंगुअलिज्म बने, ठीक है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, बी वाला ऑप्शन। मूल्यांकन का उद्देश्य यहां नहीं कि जो हम मूल्यांकन करते हैं इसका कोई ना कोई, हम कोई भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना, तो यहां पर बताओ, द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज नॉट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू study amidst danger, label children as slow learners, identify children who need remediation, all of the above। मूल्यांकन का उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चों को खतरे के बीच पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले के रूप में लेवल करना, उन बच्चों की पहचान करना जिन्हें सुधार की आवश्यकता है। तो ये इनमें से कोई भी शिक्षा का उद्देश्य मतलब मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है, इनमें से कोई भी। ना हम बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर डालना चाहते हैं, ना हम बच्चे को ये चाहते हैं कि जो बच्चा धीमे सीख रहा हो और हम उन बच्चों को उस लेवल का कर दें, सभी बच्चों को उसी लेवल का कर दें, नहीं। सबकी सीखने की अपनी एक एक्यूरेसी होती है, उसी की एफिशिएंसी है, उसी के अनुरूप ही सीखेंगे, ठीक है। उन बच्चों की पहचान करना जिन्हें सुधार की आवश्यकता हो। मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है, बताओ। मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है, तो आप कहेंगे इनमें से कोई भी मूल्यांकन का तो उद्देश्य नहीं है। एमएलएल मींस का क्या होता है, एमएलएल किसका फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ। MLL फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चा MLL हम वहां लिखते हैं जहां पर सीखने के न्यूनतम स्तर की बात की जाती है, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। MLL मींस मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ए वाला ऑप्शन है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे असफल नहीं होते, वे स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा फेल होता है तो हम ये नहीं कहते बच्चा फेल हुआ, हम कहते हैं पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है, कि आपने बच्चे को क्या पढ़ाया, किस तरीके से प्रिपेयर कराया भाई। तो यहाँ पर सहमत, दृढ़तापूर्वक सहमत, असहमत है या दृढ़तापूर्वक सहमत, मैं तो यहाँ पर स्ट्रांगली एग्री करती हूँ। जब कोई बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम में कोई ना कोई, स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत जरूर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, स्ट्रांगली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, किसने सिफारिश की कि सेवाकालीन पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित होनी चाहिए। आचार्य राममूर्ति, समीक्षा समिति, शिक्षा आयोग, कोठारी समिति, इनमें से कोई भी नहीं। हु रिकमेंडेड दैट इन सर्विस कोर्सेज एंड रिफ्रेशर कोर्सेज in service courses and refresher courses should be related to the specific needs of teacher? आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमेटी, या आपका एजुकेशन कमीशन, या आपका कोठारी कमेटी, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताओ। हम यहाँ पर अगर बात करें तो आचार्य राममूर्ति समीक्षा कमेटी जो थी, समीक्षा समिति जो थी, इसने इसके बारे में बात की कि जो सेवाकालीन पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। ये किसने बात की, आचार्य राममूर्ति
समिति ने, रिव्यू समिति ने। डीपीईपी का तात्पर्य क्या होता है बताओ? डीपीईपी स्टैंड्स फॉर, मतलब डीपीईपी की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीईपी? जल्दी से बताओगे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। डीपीईपी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। डीपीईपी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट देखो, एक शिक्षक को अपने अंदर के बच्चे को समझना चाहिए, सामाजिक संदर्भ, सांस्कृतिक, राजनीतिक या उपरोक्त सभी। अ टीचर शुड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन विद इन देमसेल्फ, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चा इसमें तो ऑल ऑफ द अबव लगेगा। उपरोक्त सभी संदर्भ में देखना चाहिए अपने बच्चे को, ठीक है, अपने भीतर के बच्चे को। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर जो करेक्ट आंसर है डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 13 का डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को इस रूप में देखा जाना चाहिए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को हमें किस रूप में देखना चाहिए? परिशिष्ट, विकल्प, सब मिलाकर उपरोक्त में से कोई नहीं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज अपेंडिक्स, ऑप्शंस, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज अपेंडिक्स। तो यहां पर परिशिष्ट बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर परिशिष्ट बिल्कुल करेक्ट है। बाल अधिकार सम्मेलन में कहा है कि साझेदारी हमारी ताकत है, जैसे किसकी साझेदारी हमारी ताकत है बताओ? द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड स्टेट दैट पार्टनरशिप्स आर आवर स्ट्रेंथ सच एज, पार्टनरशिप आर अवर स्ट्रेंथ सच एज, स्कूल और कम्युनिटी का पार्टनरशिप बढ़िया होना चाहिए, स्कूल और टीचर का, टीचर और चिल्ड्रन का, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। क्यों? स्कूल और कम्युनिटी का भी पार्टनरशिप अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ स्कूल और टीचर्स की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, और फिर टीचर और चिल्ड्रंस की बॉन्डिंग तो अच्छी होनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो बच्चा डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एनसीएफ अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जैसे एनसीएफ draws attention to other curriculum areas such as arts and heritage craft, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा या उपरोक्त सभी। किसकी ओर अपना ध्यान जो है वो आकर्षित करता है? जल्दी से बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? बेटा सभी की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, चाहे वो कला और विरासत शिल्प हो, चाहे वो स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा हो, शांति वो शांति शिक्षा हो। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। एनसीएफ ने सिफारिश की है कि पुस्तकालयों को खुला रखा जाना चाहिए केवल स्कूल के समय पर। एनसीएफ रिकमेंड्स दैट लाइब्रेरीज शुड बी केप्ट ओपन, स्कूल के समय के बाद भी, छुट्टी के दौरान, केवल स्कूल के समय पर। एनसीएफ ने क्या बात की है कि भाई जो पुस्तकालय होते हैं उन्हें कब खुला रखना चाहिए? यहां पर ध्यान रखना, केवल स्कूल के समय, छुट्टी के दौरान, स्कूल के समय के बाद भी। उपरोक्त सभी सही है, उन्होंने सभी के बारे में बात की कि पुस्तकालय को केवल स्कूल के समय पर खुला नहीं रखना चाहिए, छुट्टी के दौरान भी खुला और स्कूल के बाद भी खुला रखना चाहिए। तो यहां पर सभी ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, ठीक है, सभी ऑप्शन आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट होंगे, क्योंकि जो बात की गई है वो ये की गई है कि एनसीएफ ने सिफारिश की है कि जो पुस्तकालय होते हैं, जो लाइब्रेरी होती है, वो 24 घंटे तक खुली हो, वो 24 घंटे खुली हो, ताकि बच्चों को स्कूल के बाद भी अगर कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है तो वहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शिक्षा में बड़ा बदलाव शिक्षक केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की, शिक्षक केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की ओर हुआ है। बताओ यहां पर कौन सा? द मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन has taken place from teacher centric to teacher centric, कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है? जल्दी से बताओ। शिक्षक केंद्रित से क्या चेंज हुआ है? शिक्षार्थी केंद्रित, पेरेंट सेंट्रिक, मैनेजमेंट सेंट्रिक। बच्चा शिक्षा कैसी केंद्रित हो गई? मैं बार बार बोलती हूँ कि शिक्षा कैसी है हमारी, हमारी शिक्षा जो है, जो नई शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है? तो हमारी नई शिक्षा प्रणाली जो है वो लर्नर सेंट्रिक है, शिक्षार्थी केंद्रित है। टीचर को क्या रखा गया है? टीचर को एज अ फैसिलिटेटर रखा गया है, ठीक है। और एजुकेशन कैसी है? एजुकेशन लर्नर सेंट्रिक है, शिक्षार्थी केंद्र होता है शिक्षा का, ना कि अध्यापक। एनसीएफ 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल होमवर्क समय की सिफारिश करता है। इसमें होमवर्क के समय की भी बात की गई कि कितना होमवर्क दें, मतलब कितने घंटे का होमवर्क जो है वो देना चाहिए। बताओ, एनसीएफ रिकमेंड्स टोटल होमवर्क टाइम फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट 2 आवर्स, 3 आवर्स या 4 आवर्स या 5 आवर्स।
कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चा? यहाँ पर ध्यान रखना, जो 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं इनके लिए एनसीएफ ने ओनली 2 आवर्स के बात की, 2 आवर्स की बात की है। कितने? 2 आवर्स की बात की है होमवर्क के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र सामूहिक निर्णय लेने में सहायता करता है। क्रिटिकल पेडागोगी हेल्प इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ओपन डिस्कशन, क्लोज डिस्कशन, नो डिस्कशन, नन ऑफ दीज। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र सामूहिक निर्णय लेने में सहायता करता है। खुली चर्चा, बंद चर्चा, कोई चर्चा नहीं। तो बच्चा जब खुली चर्चा होती है मतलब क्रिटिकल पेडागोगी हेल्प्स इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ओपन डिसीजन मेकिंग, ओपन डिसीजन मतलब खुली चर्चा। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। छात्रों की तनाव संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट कैन बी ओवरकम बाय टीचिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कमांडिंग, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे। छात्रों की तनाव संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है तनाव संबंधी समस्याओं को? तो बच्चा याद रखना, तनाव संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए हम बच्चों को क्या कर सकते हैं? शिक्षण कर सकते हैं, मार्गदर्शन और परामर्श दे सकते हैं, उनको कमांडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बच्चा, शिक्षण तो दे सकते हैं लेकिन शिक्षण बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पता चले आपके शिक्षण की वजह से ही उसका और स्ट्रेस बढ़ रहा हो, नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है मार्गदर्शन और परामर्श। हम गाइडेंस दे सकते हैं बच्चों को, बच्चे की काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखेंगे। करेक्ट है जी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के साधन के रूप में एनसीएफ का प्रस्ताव किसने रखा था? हु प्रपोज्ड एनसीएफ एज अ मीन ऑफ, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? एनसीएफ का प्रस्ताव किसने रखा था? जल्दी से। एनपीई, एनपीई 1992, पीओए 1992। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है एनपीई, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनपीई 1986 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा को किस पहचान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षक शिक्षा को किस पहचान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? व्यवसायिक पहचान, व्यक्तिगत पहचान या शैक्षिक पहचान? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जल्दी से फटाफट से बताओ। शिक्षक शिक्षा को किस पहचान पर केंद्रित करना चाहिए? बच्चा व्यवसायिक पहचान पर केंद्रित करना चाहिए। शिक्षक शिक्षा को व्यवसायिक पहचान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। ये अनिवार्य परीक्षाएं, वैकल्पिक परीक्षाएं या आवश्यक? तो बच्चा एनसीएफ 2005 ने ये सजेस्ट किया है कि जो 10th के बच्चे होते हैं उनके लिए कैसी ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होनी चाहिए, यानी कि कंपलसरी या ऑप्शनल। तो ऑप्शनल परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जानी चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन। एनसीएफ का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए? जल्दी से बताओ। एनसीएफ proposes that assessment system should be based on marks, grades, both marks and grades, grade, none of the above। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम ही तो चलता है, तो यहाँ पर ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 विषय की सीमाओं को नरम करने की सिफारिश करता है ताकि बच्चे समझ सकें। बताओ क्या समझ सकें? क्या समझ सकें? एकीकृत ज्ञान का स्वाद, समझने का आनंद, बच्चे दोनों समझ सकते हैं, या अधिक अंक और बेहतर ग्रेड? ना ना, बोथ ए और बी करेक्ट है। टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड नॉलेज, जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आया हो और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको करना क्या है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल SJY कंपटीशन क्लासेस, जहां पर आपको सभी एग्जाम्स और स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए
अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड किया है तो उसके लिए हमारा बैच भी आया हुआ है, मात्र 111 रुपए का बैच है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है। ये हमारे सभी रेलवे ग्रुप डी के एडुकेटर्स हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर और भी सेशंस होते हैं, आप सभी उनको एंजॉय कर सकते हैं, जो आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।